हेलो गाइस, तो आशा करते हैं आप सब लोग एकदम मज़े में होंगे। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था AIBE को लेकर BNSS के बारे में, जहाँ पर हमने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करा था। बेसिकली जो हमने मेन चीज़ पढ़ी थी उसके अंदर हमने डिफरेंशिएट पढ़े थे, जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल केस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। और नॉन कॉग्निजेबल केस में क्या फ़र्क होता है, बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस में क्या फ़र्क होता है। ऐसे ही आपका समन और वारंट ट्रायल में जो होता है फ़र्क, वो क्या होता है। तो हमने ये सारी मेन चीज़ें कवर करी थी। तो आज हम जो बेसिकली है वो हम उस पर करेंगे अपना फोकस, सेक्शन 2 ऑफ BNSS, जिसको बोला जाता है डेफिनेशन क्लोज। यहाँ पर सिर्फ हम सेक्शन 2 ऑफ BNSS के साथ साथ सेक्शन 2 ऑफ CRPC, हम दोनों को कवर करने की आज कोशिश करेंगे, ताकि एटलीस्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए सब्जेक्ट को लेकर के वो किस चीज़ के बारे में कह रहा है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हमें देखने को मिल सकती हैं। तो आज की क्लास में हम यही करेंगे। तो करते हैं शुरू जल्दी से। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन क्लोज, आप अपने बेयर एक्ट जो आपके पास हैं BNSS के, वो ले लीजिए। अगर आपके पास बेयर एक्ट नहीं है तो अपने फ़ोन में आप BNSS का वो खोल सकते हैं, बेयर एक्ट। वहाँ से आपको, क्योंकि हम वर्ड टू वर्डिंग पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे पढ़ेंगे कि आपको ईजिली समझ आ जाए, क्योंकि मैं टेक्निकल लैंग्वेज में ज़्यादा नहीं जाऊँगा BNSS की लेके, क्योंकि यहाँ मुझे आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सा सेक्शन का सब क्लोज क्या आपको बता रहा है वो बताना है, ना कि मुझे आपको ये बताना है कि भाई इसके अंदर टेक्निकल वर्ड क्या क्या है। मेन ये है। फिर भी जो AIB के लिए लोग देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, भाई अगर आपको एग्ज़ाम कंडक्ट, मतलब आप एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं घर पे भी बैठ के, आपको ये कि कुछ क्लू तो मिल जाए कैसे तैयारी करनी है। तो भाई देखो, याद वाद करना सारा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये जो ऑफलाइन बैठे हैं उनके लिए भी मैं कह रहा हूँ, जो ऑनलाइन देखेंगे इस वीडियो को उसके लिए भी सारा याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके पास आपके बेयर एक्ट रहेंगे विदाउट शॉर्ट नोट वाले, शॉर्ट नोट के बिना होंगे। शॉर्ट नोट के साथ वाले बेयर एक्ट आपको अलाउ नहीं करे जाएंगे। अगर आपको परचेस करना है तो आप परचेस कर सकते हैं, कोई भी आपके पास लो बुक शॉप होगी वहाँ से आप, या आप कोर्ट चले जाइए, कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपके आसपास है, वहाँ से आपको विदाउट शॉर्ट नोट वाले AIB के लिए बेयर एक्ट्स मिल जाएंगे। आपके साथ बेयर एक्ट होंगे AIB का जब एग्जाम देंगे, तो उसमें आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, जब कोई आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो वो वाला क्वेश्चन कहाँ पर दिया गया है और उसका आंसर क्या है। आपको इस चीज के बारे में अगर नॉलेज है, इवन आपको आंसर भी नहीं पता, लेकिन आपको ये नॉलेज है कि यार इसका जिक्र उधर एक्ट में कहीं ना कहीं है, अगर आपको ये नॉलेज है तो आप इजिली उसको ढूंढ लेंगे। क्योंकि 3 घंटे का पेपर है, 100 नंबर का पेपर होता है, तो 3 घंटे में आपको एक तरीके से 100 नंबर के वो क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं। तो एटलीस्ट इतनी आप नॉलेज रखिए कि कौन सी चीज कहां पर आपको पता लग जाए। तो शुरू करते हैं डेफिनेशन क्लोज में। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें BNSS की, तो BNSS को लेकर ना सबसे बढ़िया क्या चीज है, जो टेक्नोलॉजी है, इसको खासा ध्यान दिया गया है जब हम CRPC से हमने एंटर करा BNSS के अंदर। अब मैं इसका एक बहुत बढ़िया आपको एग्जांपल बताता हूँ। आज के टाइम में क्या है, आप ज़्यादातर चीज़ें देखिए, आपका अगर फ़ोन कहीं गिर जाए या खो जाए या छीन लिया जाए, जो भी होता है, तो आपकी ऐसी लाइफ लगती है कि आधे से ज़्यादा आपकी लाइफ पूरी फ़ोन के बिना ख़त्म हो गई। तो मतलब इतनी डिपेंडेंसी आपकी फ़ोन पे है। फ़ोन क्या है, टेक्नोलॉजी। आप देखते हो जगह जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं, जगह जगह कोई भी क्राइम होता है, कुछ भी होता है, वहां क्या आ जाती है, टेक्नोलॉजी। क्यों, आप CCTV फुटेज देख के उस बंदे को फाइंड आउट कर लेते हैं। इंस्टाग्राम चला लो, व्हाट्सएप चला लो या यूट्यूब चला लो, आपको कई जगह पर ये चीजें देखने को मिली होंगी। वीडियोज आप देखते होंगे क्राइम की, बहुत सारी वीडियो आजकल डलती रहती है। एक चीज है। तीसरी चीज है साइबर क्राइम। आपको मनी वगैरह भेजनी है तो कई बार आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। वो सब क्या है, उसमें क्या रोल प्ले कर रहा है, टेक्नोलॉजी। ये जो वर्ड है आज के टाइम में, ये कोई छोटा वर्ड नहीं है। कहीं भी आप देखेंगे टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो BNSS में, यानी कि जो हम क्रिमिनल लॉस की बात करें, इस टेक्नोलॉजी के रिगार्ड में काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही थी। क्योंकि क्या होता है, किसी ने कोई क्राइम करा, CCTV फुटेज आई, अब वो CCTV फुटेज ओरिजिनल है नहीं है, क्या है क्या नहीं है, उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल। कोई भी क्राइम होता है, मोबाइल का रोल प्ले जरूर होता है उसके अंदर, कि भाई व्हाट्सएप चैट, व्हाट्सएप पे आजकल हम इतनी नॉर्मल कॉलों पे भी बात नहीं करते जितने हम व्हाट्सएप पे करते हैं। उसके पीछे भी मेन रीजन क्या है, टेक्नोलॉजी का।
तो कोई भी पर्सन अरेस्ट किया जाता है, सबसे पहले उसका लैपटॉप या फिर उसका मोबाइल फ़ोन पुलिस सीज करती है। जिसके पीछे क्या मेन रीज़न है? मेन रीज़न यही है क्योंकि पुलिस को पता लग जाएगा वहाँ से कुछ ना कुछ लिंक है। CDR जिसको हम बोलते हैं, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, CDR मंगाई जाती है, उससे पता लगाया जाता है कि भाई ये बंदा किस किस के कॉन्टैक्ट में था, क्या क्या नहीं था, तो वहाँ से क्लू निकलते हैं। तो बहुत सी चीज़ें टेक्नोलॉजी, एक तरीके से बहुत सी चीज़ों को टेक्नोलॉजी ने घेर लिया। तो इसकी CRPC के अंदर सबसे ज़्यादा डिमांडें की जा रही थी। आए दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की नई नई जजमेंट्स इस चीज़ को लेकर आ रही थी। किसी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोलता है कि हाँ भाई चलो ये वैलिड है CCTV फुटेज, कुछ में FSL रिपोर्ट पे आ जाता था, कुछ में डायरेक्टली डिक्लाइन हो जाता था, मना कर देता था उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसमें बहुत सारी जो कन्फ्यूजन थी उन सबको BNSS ने उसमें बहुत बढ़िया रोल प्ले करा टेक्नोलॉजी को लेके। डेफिनेशन क्लोज भी अगर आप पढ़ोगे ना तो आप कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें ऐसी पढ़ोगे जो आपको पता लग जाएगा टेक्नोलॉजी का रोल वहाँ प्ले कर रहा है। ठीक है, इवन अगर आप सर्च और सीजर भी करते हैं, पुलिस वालों को डायरेक्शन दिया गया अगर आप सर्च या सीजर करते हैं कोई चीज़, उसकी भी आपको वीडियोग्राफी करनी पड़ेगी। ये मैंडेटरी हो गया। यहाँ तक कि आप रेप विक्टिम की भी अगर आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं तो उसको भी आपको वीडियोग्राफी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें टेक्नोलॉजी रोल प्ले करेंगी। तो अगर हम देखते हैं डेफिनेशन, सेक्शन 2 की डेफिनेशन का क्लोज A, तो वो बात करता है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, आप लोग बेयर एक्ट खोल लो, मैं क्योंकि मैं बेयर एक्ट से देख देख के बताऊंगा। फ़ोन में खोल लो अगर आपके पास वो नहीं है तो, बेयर एक्ट नहीं है तो। फिर भी नेक्स्ट क्लास से अपने BNSS का बेयर एक्ट लेकर आना ज़रूर। और आप भी जो ऑनलाइन देख रहे हो खोल लो एक बार, क्योंकि मैं बताऊंगा आप उसमें देखते रहेंगे तो आपको देख के जब एग्जाम टाइम में आप बैठोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें एकदम से याद आ जाएंगी। तो ये एक आदत पड़ जाती है, कई बार हम एक चीज़ को जब कई बार पढ़ लेते हैं तो फिर जब हम उसको देखते हैं तो वो इजिली अवेलेबल हमें हो जाता है। अब हम शुरू करते हैं हमारा सेक्शन 2 ऑफ BNSS जो बात करता है डेफिनेशन क्लोज की। तो अगर हम सबसे पहला ही A पार्ट इसका देखें तो ये बात करता है आपकी ऑडियो वीडियो, बताओ ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, अब देखिए आप पूरे बेयर एक्ट में BNSS के कहीं भी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड देखते हैं, उसका क्या मतलब होगा, उसका क्या सेंस होगा, उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है। तो देखिए अगर हम डेफिनेशन पढ़े, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स शैल इंक्लूड यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस, कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइस कौन सी होती है? जिसके द्वारा मैं और आप कुछ भी बात कर सकते हैं। वो सिर्फ फोन नहीं, कुछ और भी डिवाइस हो सकती है। एनी कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर द पर्पस ऑफ, किस पर्पस के लिए? किसी ऐसी कम्युनिकेशन डिवाइस का यूज किस पर्पस के लिए? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए। क्या रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिटिफिकेशन, आइडेंटिटिफिकेशन के प्रोसेस के लिए कोई हो। सर्च एंड सीजर, सर्च और सीजर के लिए हो, और एविडेंस के लिए हो। सर्च और सीजर के लिए भी हो या फिर एविडेंस के लिए हो। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का ट्रांसमिशन। एंड फॉर सच अदर पर्पसेस, किसी और पर्पसेस के लिए। एंड बाय सच अदर मीन्स एज द स्टेट गवर्नमेंट बाय रूल प्रोवाइडेड। ठीक है भाई, देखो ये डेफिनेशन है, मैं लिख के दे रहा हूँ, बहुतों को समझ नहीं आई होगी पढ़ने के बाद भी। देखो एक सिंपल लॉजिक देखो, समझो। कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस जो किस चीज़ के लिए यूज होगी? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए, सर्च और सीजर के लिए, या फिर एविडेंसेस के लिए। कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस, ठीक है, पहली चीज़ है। फिर क्या है दूसरी? ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड फॉर सच अदर पर्पस, या फिर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और बाय अदर पर्पसेस के लिए। वो पर्पसेस कौन डिसाइड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट बाय रूल कर सकते हैं। तो ऐसे में कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, ठीक है, कोई भी सर्च और सीजर कर रहे हैं आप, उससे रिलेटेड हो गया। तो कहीं भी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड आप देखोगे ना तो उसका रिलेशन इन सब चीज़ों से है। होपफुली सबको आ गया होगा समझ, आ गया ना? ठीक है,
अब आ जाओ अगले वाले पे, बेल। बेल की अगर हम बात करेंगे, भाई आ गया ना ऑडियो वीडियो? अगर ऑनलाइन आपको नहीं आया तो आप बताइएगा, हम फिर एक और उस पर मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा अगर नहीं आया। अब आ जाइए बेल पर। बेल से फटाफट से बताइए आप क्या समझते हैं। डेफिनेशन मत पढ़ना, जल्दी बताओ कोई भी। मैडम बेल से क्या समझते हो आप? जो बेल वर्ड सुना है, क्या मतलब है इसका? क्या? बेल का मतलब यही कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई जैसे कोई क्राइम किया हुआ है तो उसे उस मतलब उस गुनाह से मुक्ति के लिए जो ठीक है, क्राइम किया हुआ है, इंग्लिश में लिख देते हैं। ठीक है, बताइए सर, आप बताइए जल्दी बेल का। एक्यूज को रिलीज करना, ठीक है। हाँ जी सर, आपके हिसाब से बेल? बेल में जैसे उसने कोई ऑफेंस किया हुआ है, अच्छा, उसको उससे मुक्ति दिलाना बेल। उससे क्या करना? उसने ऑफेंस किया हुआ है, उसकी कस्टडी से उसको रिलीज कराना बेल। बेल होता है। कस्टडी से? कौन सी कस्टडी से? जेल में है तो उसको बेल कराना, जेल में है। उससे मुक्त कराने में बेल क्या है? जेल से छोड़ना, ठीक है। आपकी बात है ना 50% तो सही है, बट 50% सही नहीं है, ठीक है। आपकी बातें 50% सही है, 50% सही नहीं है। इस डेफिनेशन को पढ़ाने से पहले मैं आपको आपके कही गई बातें, बेल क्या है आपके साइंस में, बेल क्या है, ठीक है, उसमें बता देता हूँ। पहली चीज, क्राइम किया हुआ है उसको बेल मिलेगी, जरूरी नहीं है, ठीक है। क्राइम किया हुआ है उसको बेल मिलेगी, सही बात है, लेकिन जिसने क्राइम करा उसे बेल मिलेगी ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार वो भी लोग होते हैं जिन्होंने ऑफेंस नहीं करा और पुलिस उनको अरेस्ट करके ले गई है, ठीक है। तो ऐसे में बंदा आ जाएगा जिसने क्राइम, ठीक है, क्राइम नहीं किया। अगर उस बंदे ने क्राइम नहीं करा तो पुलिस भी उसको पकड़ के ले जाती है। तो बेल के सेंस में ये नहीं है कि बेल उसको मिलते है जिसने क्राइम करा है, बेल उसको भी मिलते है जिसने क्राइम नहीं करा है, पहली चीज, ठीक है। तो आज से कोई भी पूछे बेल का मतलब, तो ये नहीं भाई जिसने ऑफेंस करा उसको बेल मिलती है। कोई भी पर्सन, या तो जिस पे डाउट है कि उसने ऑफेंस करा, या फिर कोई एक्यूज्ड पर्सन हो गया। एक्यूज्ड पर्सन किसके सेंस में यूज हुआ है? जो कन्विक्टेड हो चुका है। यार किसी को सजा सुना दी, क्या वो बेल पे बाहर नहीं आता? राम रहीम का केस देख लो, आपको हाईलाइटेड केस बोलते हैं। आसाराम का केस देख लो, क्या वो बाहर नहीं आते? क्या बेल उनको नहीं मिलती? ठीक है। तो इसमें और एक चीज, अब फर्स्ट पॉइंट पे ये बात करा, ये भी एक्यूज के रिलीज करना, जो हमारे सर ने ये बात बताई थी कि एक्यूज को, यहां पर भी सेम यही चीज है कि एक्यूज्ड वर्ड तो यूज है लेकिन सस्पेक्टेड वर्ड भी है, उस पर डाउट भी है। एक्यूज तो है ही, एक्यूज तो है ही अंदर, बट सस्पेक्टेड भी अंदर हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर डाउट है कि भाई उसने पर्टिकुलर ऑफेंस करा है इस चीज का। ये हो गई दो बातें, ये हो गई जेल से छोड़ना, ये भी बात सही नहीं है। अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो वहां पर कहीं भी प्रिजन वगैरह वर्ड मेंशन नहीं है, जेल वेल वर्ड मेंशन नहीं है। वहां मेंशन क्या है? कस्टडी ऑफ, पढ़ो मैडम डेफिनेशन में क्या है? कस्टडी ऑफ, कस्टडी ऑफ लॉ, यानी कि लॉ की कस्टडी से है। अगर 1% वो अनलॉफुल है तो वो बेल के उसमें नहीं आएगा सिनेरियो में, समझ रहे हो आप? कस्टडी ऑफ लॉ,
यानी कि उसका जो अरेस्ट है वो लॉफुल होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है जो अनलॉफुल जिसको अरेस्ट कर लिया उसको आप बेल नहीं दे सकते या बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन उसका जो निकालने का तरीका हो गया वो बेल के अंडर में नहीं आएगा एक तरीके से, ठीक है, वो इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, कस्टडी ऑफ लॉ को लेकर इस चीज का आप ध्यान रखना। कस्टडी ऑफ लॉ लॉफुल कस्टडी से, कस्टडी ऑफ लॉ का सेंस यहां से आता है लॉफुल कस्टडी से, ठीक है। अनलॉफुली आपने किसी को डिटेन करके रख लिया, भैया उसको बेल में थोड़ी, उसके लिए तो बेल है ही नहीं, क्योंकि और उस क्यों क्यों बेल नहीं है भैया, वो अरेस्ट किसी कारण से आपने इलीगली अरेस्ट कर रखा है सर, उसको इलीगली है। हालांकि हम उसमें कोर्ट में हम बेल कर सकते हैं कि जनाब इसको इलीगली पकड़ लेता है, बेल पे आ गया, लेकिन कस्टडी ऑफ लॉ से है लेना देना इसका, कस्टडी ऑफ लॉ से, ठीक है। अब एक बार हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी, डेफिनेशन पर ध्यान दीजिएगा। बेल मीन्स रिलीज ऑफ अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ और सस्पेक्टेड ऑफ, अब यहीं आ जाइए, रिलीज ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन को छोड़ देना, एक्यूज्ड, एक्यूज्ड किस सेंस में यूज हो रहा है, एक्यूज्ड उस सेंस में यूज हो रहा है कि उस बंदे ने ऑलरेडी क्राइम कर दिया है, उसको पनिशमेंट मिल गई है, वो आ रहा है। और सस्पेक्टेड ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, जिसके ऊपर शक है कि उसने ये ऑफेंस कभी किया है, ठीक है। दोनों में आगे डिफरेंस समझ, सस्पेक्टेड ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, उसके ऊपर यह शक है कि उसने वो करा है ऑफेंस, कहां से उसको रिलीज करा जाएगा, फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ, कस्टडी ऑफ लॉ से। कैसे रिलीज करा जाएगा, अपॉन सर्टेन कंडीशन इम्पोज्ड, उस पर कुछ कंडीशंस इम्पोज्ड करके, उस पर कुछ कंडीशन लगा के। अब इधर देखो सब, वो छोड़ो, देखो इधर देखो, वो सर्टेन कंडीशंस का मतलब क्या है, आपने देखा होगा जब बेल दी जाती है तो कुछ कंडीशंस लगाई जाती है। क्या क्या कंडीशन, कॉमन कंडीशंस आपको बता देता हूं। पहली चीज ये है कि भैया आप एविडेंसेस के साथ छेड़खानी नहीं करोगे, आप भैया जो ये हैं विटनेसेस हैं उनको डराओगे धमकाओगे नहीं, उनके साथ किसी भी तरह का कम्युनिकेशन आप नहीं करोगे। तीसरी चीज, आपको जब बुलाया जाएगा कोर्ट, आपको कोर्ट में आना पड़ेगा। चौथी चीज, जब आपको पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा या आईओ द्वारा, आईओ कौन, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द्वारा जब आपको कोई डायरेक्शन दिया जाएगा, तो यू हैव टू फुलफिल दिस डायरेक्शंस, आपको वो वाले डायरेक्शन फुलफिल हर हाल में करने पड़ेंगे, आप करने से मना नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो गई सर्टेन कंडीशन, अपॉन सर्टेन कंडीशन इम्पोज्ड बाय एन ऑफिसर और कोर्ट ऑन एग्जीक्यूशन बाय सच पर्सन। अब यहीं रुक जाओ, बाय एन ऑफिसर और कोर्ट, ऑफिसर और कोर्ट लिखने की क्या जरूरत पड़ गई, बाय एन ऑफिसर और बाय एन कोर्ट, जब कोर्ट लिख चुके तो ऑफिसर लिखने की क्या नीड पड़ गई, क्या जरूरत पड़ गई ऑफिसर लिखने की। क्या नहीं मैडम, ये रिलीज को लेकर बात कर रहा है। अपॉन कंडीशन इम्पोज्ड बाय ऑफिसर और बाय कोर्ट, कोर्ट तो चलो समझ आ गया, ऑफिसर क्यों लिख दिया, ऑफिसर इसलिए लिख दिया क्योंकि बेल पे पुलिस वाले भी तो छोड़ सकते हैं, बेलेबल ऑफेंसेस में कई बार पुलिस वाले भी छोड़ सकते हैं, लेकिन कंडीशन उन पे जो है बेसिक कंडीशन वो एप्लीकेबल होती है, समझ गए, ठीक है। ऑन एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट करके, क्या, बाय सच पर्सन ऑफ बॉन्ड और बेल बॉन्ड, या तो बॉन्ड एग्जीक्यूट करा जाएगा या फिर बेल बॉन्ड करा जाएगा।
अब भाई बेल, बॉन्ड और बॉन्ड में क्या फर्क होता है बताओ? जो पर्सन बॉन्ड होता है, बेल बॉन्ड होता है, उसमें अंदर श्योरिटी देता है उसकी बेल बॉन्ड। अच्छा, बेल बॉन्ड में सर अपने से वो सिक्योरिटी देनी पड़ती है, बॉन्ड में सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं होती है। हाँ सेल्फ बुक होता है ना, सेल्फ बिल्कुल सही बात। आगे वो डेफिनेशन है इसकी बेल बॉन्ड और बॉन्ड की, लेकिन आप दोनों की बात बिल्कुल सही है। बेल बॉन्ड और बॉन्ड में ये फ़र्क होता है, जहाँ बेल बॉन्ड आ जाए तो आपको विद श्योरिटी चाहिए, बॉन्ड में ठीक है। बॉन्ड में देने नहीं होता, पर्सनल बॉन्ड से ही आप आ जाओगे। अब आ जाओ बेलेबल ऑफेंस। देखो कल मैंने आपको बेलेबल ऑफेंस बता दिया था, ठीक है। आप में से कोई अगर बताना चाहे बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं, बताओ। टेल व्हाट इज बेलेबल ऑफेंस? आप भी बता दो सर, नहीं 3 ईयर कोई भी बता दो। वेरिएबल ऑफेंस जो होते हैं वो 3 ईयर और मोर देन बेलेबल ऑफेंस 3 ईयर और मोर देन 3 ईयर, बहुत ही बेहतरीन। 3 ईयर और लेस देन 3 ईयर। 3 ईयर और लेस देन 3 ईयर। हाँ जी सर, आप बताओ, आप तो थे लास्ट क्लास में। पहले वाला अपन ने 2 ईयर बहुत ही गलत सर, बस बस यहीं रुक जाओ। हाँ जी मैम, रिवाइज कर लिया करो सर घर जाके। हाँ, तो पता ही लग रहा है रीजन बिहाइंड फॉर योर आंसर। नॉन बेलेबल क्रिएशन है। आपने बोला 3 ईयर और 3 ईयर से कम नहीं सर, मैंने ये करके आपको इशारे से समझाया था। 3 ईयर और 3 ईयर से ज़्यादा नॉन बेलेबल, 3 साल से कम बेलेबल। हाँ, और आप सर चले गए समन और वारंट केस के डिफरेंस में, ठीक है। 3 ईयर मोर देन 3 ईयर नॉन बेलेबल, लेस देन 3 ईयर बेलेबल ऑफेंस, ठीक है। और एक सर्ट वो ग्रेव बताया था मैंने, लेस ग्रेव, मोर ग्रेव, वो भी बताया था। भूल, सब कुछ भूल गए। ग्रेविटी के हिसाब से भी बताया था मैंने आपको। क्या बताया था बताओ? लेस ग्रेव, मोर ग्रेव, सीरियस इन नेचर। हाँ वही थोड़ा, हाँ थोड़ा उससे। हाँ जी मैम, आपको अभी भी समझ नहीं आया? देखो, नॉन बेलेबल में बेल नहीं मिलती, ठीक है। हालांकि इसमें मिल जाते हैं, बट एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट। आप आखिरी वाली अगर क्लास तो होगी नहीं, आप वीडियो में देखना, वहाँ आपको समझ आ जाएगा। इसमें आपको कोर्ट से मांगनी पड़ेगी बेल, क्योंकि कोर्ट का राइट है आपको बेल दे या ना दे। इट डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिप्शन पावर ऑफ कोर्ट। बट इसमें आपका राइट है, आप कोर्ट से बोलोगे मेरे को बेल दो, ठीक है। मतलब बेल, इसमें बेल आपको मिल जाएगी, इसमें आपको कोर्ट से मांगनी पड़ेगी। कोर्ट अगर एग्री है तब देगा, ठीक है। तो 3 साल या फिर 3 साल से ऊपर का कोई भी ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट 3 साल या 3 साल से ऊपर की किसी भी, तो वो हो गए नॉन बेलेबल ऑफेंस। 3 साल से कम जिसकी है वो हो गए बेलेबल ऑफेंस, ठीक है। अब आते हैं डेफिनेशन पे। देखिए बड़ी फनी सी डेफिनेशन है, पढ़िएगा आप भी। बेलेबल ऑफेंस मीन एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में जो दिखा रखा है
वो बेलेबल ऑफेंस है। और विच इज मेड अवेलेबल बाय एनी अदर लॉ फ्रॉम टाइम बिंग इन फोर्स, यानी कि जो टाइम चल रहा है, ठीक है, या आगे भविष्य में जो टाइम चल रहा होगा, उस ड्यूरेशन में अगर कोई लॉ ऐसा है जो खुद कह रहा है कि भाई ये जो अपराध है ये बेलेबल है, तो वो बेलेबल माना जाएगा। एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन्स इसके अलावा कोई भी ऑफेंस है वो नॉन बेलेबल हो जाएगा। अब मैं एक चीज आपको बता देता हूँ। फर्स्ट शेड्यूल होता है आपका बेयर एक्ट है, सबसे एंड में आपके शेड्यूल दे रखे होते हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल में पूरी आपको टेबल मिल जाएगी ऑफेंसेस वाइज कि भाई ये ऑफेंस है, ट्रायबल कहाँ पे है, ठीक है, क्या इसकी पनिशमेंट है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है। वो आपको पूरी टेबल मिल जाएगी बेयर एक्ट के एंड में दी होती है। जो शेड्यूल आप पढ़ते हैं ना, उन शेड्यूल के एंड में आपको मिल जाएगी। देखिए इस तरीके से, देखिए कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, ट्रायबल का है, ठीक है, बेलेबल, नॉन बेलेबल, पनिशमेंट और सेक्शन, ये आईपीसी के सेक्शन होते हैं। इसलिए कभी भी आपको कोई देखना है केस, मतलब कोई भी सेक्शन का पता करना है, अरे बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, या कहाँ ट्रायबल चलेगा, आप सीधा सीआरपीसी उठाओ, सीआरपीसी के एंड में चले जाओ, ये आपको टेबल पूरी मिल जाएगी। जितना आईपीसी के सेक्शन है सारे हैं इसमें, यहाँ से आपको पता लग जाएगा बाय व्हाट कोड ट्रायबल, एनी मजिस्ट्रेट, एनी मजिस्ट्रेट, एनी मजिस्ट्रेट, एनी मजिस्ट्रेट, ठीक है, जहाँ पर सेशन का है वहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन। यहीं से पता लगता है कि केस ट्रायबल कहाँ है, केस का ट्रायल कहाँ पर चलेगा। बेलेबल ऑफेंस हो गया आपको क्लियर। अब आ जाइए बेल बॉन्ड पे। बेल बॉन्ड वही जो इन्होंने बताया था, विथ अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विथ श्योरिटी। अंडरटेकिंग आप दे रहे हो किसके साथ, श्योरिटी के साथ, बेल बॉन्ड, ठीक है, पर्सनल बॉन्ड या फिर अंडरटेकिंग दे रहे हो, पर्सनल बॉन्ड भी दे रहे हो या फिर अंडरटेकिंग में से कोई एक चीज दे रहे हो, ठीक है, विदाउट श्योरिटी, वो हो गया बॉन्ड। तो इसमें तो मेरे हिसाब से किसी को कुछ समझाना है नहीं, सीधा सा रूल है, ठीक है। अब आ जाइए चार्ज, ठीक है, इसके अंदर चार्ज की जो डेफिनेशन है थोड़ी टेक्निकल मिलेगी। एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन चार्ज कंटेन मोर देन वन। इस डेफिनेशन की टेक्निकलिटीज में ना जाके, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा, क्योंकि क्लास चल रही है एआईबी की, कोई जुडिशरी की क्लास नहीं है कि मैं आपको डेप्थ में उतारूं, आपको बस समझा दूं चार्ज क्या होता है आपके हिसाब से। एक बार क्या पता आप में से किसी को पता हो, कोई भी एक बंदा आंसर दे सकता है आप सब में से। आप जो ऑनलाइन देख रहे हो आप भी आंसर दे सकते हो, चार्ज क्या होता है आपके हिसाब से। चार्ज तो वही होती है ना, किसी एक्यूज पे जो धाराएं लगाई जाती है। कह सकते हैं, हाँ जी, चार्ज उसको सेक्शन लेने में एक पे या एक से ज्यादा यूज होती है। चलिए मोस्ट प्रोबेबली आप सबका सही है। सिंपल मतलब में चार्ज वही है कि भाई इस बंदे पे कौन कौन से सेक्शंस लगे हैं, कौन कौन से ऑफेंसेस लगे हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, देखिए आमतौर पे पुलिस जब कोई ऑफेंस होता है पहले एफआईआर होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद चार्जशीट फाइल होते हैं। चार्जशीट के अंदर सेक्शंस मेंशन होते हैं कि इन में इसको अपराधी बनाए गए इन सेक्शन के ऊपर। उसके बाद फिर आर्ग्यूमेंट होता है चार्ज पे कोर्ट के अंदर जज साहब के सामने। फिर जो जो उसमें आर्ग्यूमेंट में पाया जाता है कि भाई इस पे ये सेक्शन लगेंगे, वो कोर्ट डिसाइड करता है कौन कौन से सेक्शन लगेंगे। तो वो जो कोर्ट डिसाइड कर रहा है ना, उसको हम चार्ज बोलते हैं कि भाई इस पे ये सेक्शन लग गया। पूरा ट्रायल जो है अब वो इन सेक्शन को लेकर इस पर एक्यूज पे चलेगा। वो कोई भी सेक्शन हो सकता है, कितने भी सेक्शन हो सकते हैं, कितने भी लोगों पे लगे हो सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई एक से ज़्यादा नहीं लगेगा या 10 से ज़्यादा नहीं लग सकते या मिनिमम 5 लगेंगे, 2 भी लग सकते हैं, 1 भी लग सकता है। कोई लिमिट ना तो सेक्शंस लगने की है
और कोई ना लिमिट लोगों पर लगने की है। जितने एक्यूज्ड है, चाहे वो 100 एक्यूज्ड है, चाहे वो सिर्फ एक ही एक्यूज्ड है, कितने भी किसी पे भी चार्ज लग सकते हैं। ये एक हार्ड एंड फास्ट रूल है, क्लियर। ठीक है, इसकी टेक्निकलिटीज में ना जाके एक सिंपल सा आप ये समझिए। अब आ जाओ कोग्निजेबल नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस, बताओ फटाफट से पनिशमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बताओ मैडम, पहले आप बताओ। सर इसके अंदर ये है कि मतलब जैसे किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकते पुलिस वाले, अगर कोई उसके ऊपर भी चार्ज लगा तो। उसको क्या बोलते हैं, सर क्या बोलते हैं उसको? वारंट के साथ किसी पर्सन को अरेस्ट करना, उसको क्या बोलेंगे? 3 year or more than 3 year. ये तो पनिशमेंट व्यू से है, वो तो आपने सही बताई। लेकिन मेरा मैडम से क्वेश्चन है कि बिना वारंट के साथ अगर हम किसी पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं, उसको क्या बोले? वारंट के साथ एक मिनट सर, माना आपको पता है, इतना एक्साइटेड मत होइए, आप उससे पूछेंगे वो वाले जो आपको नहीं पता। सर मैं बोल नहीं पाती वर्ड कोग्निजेबल। कोग्निजेबल बोलो, कोग्निजेबल, कोग्निजेबल, एक और बार बोलो, कोग्निजेबल। हाँ, 4-5 बार बोलोगे ना तो हो जाएगा वो। कोग्निजेबल, नॉन कोग्निजेबल, जिस ऑफेंस की पनिशमेंट 3 साल से नीचे की है वो नॉन कोग्निजेबल है। जिसमें पुलिस को किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए वारंट चाहिए, ये मैंडेटरी है हर हाल। ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस भी है जिसमें बिना वारंट भी अरेस्ट, लेकिन वो उसमें हम इतना जाएंगे नहीं। एक हो गया कोग्निजेबल ऑफेंस जिसमें पुलिस बिना वारंट पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। कोग्निजेबल में जो पनिशमेंट है वो 3 साल या 3 साल से ऊपर के जितने भी ऑफेंस है वो कोग्निजेबल होते हैं। ठीक है, अब इसके अगर डेफिनेशन में आएंगे तो जो जी क्लोज है वो बात करता है कोग्निजेबल ऑफेंस की। कोग्निजेबल ऑफेंस मीन एन ऑफेंस फॉर विच, एंड कोग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर में इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल कौन सा शेड्यूल? जो मैंने आपको अभी दिखाया था, जिसके अंदर सारी चीज़ें लिखी है। ट्रायबल कब है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कोग्निजेबल है या नॉन कोग्निजेबल है, वो सारी चीज़ें जो लिखी थी। in which a police officer may in accordance with first schedule or under any other law for time being in force। time being in force मतलब जिस टाइम पे वो लॉ इन फोर्स होगा उस टाइम पर अरेस्ट विदाउट वारंट। सिंपल सी वही बात है। फर्स्ट शेड्यूल में आप देख लोगे कोग्निजेबल है, नॉन कोग्निजेबल है, या कोई और ऑफेंस कह रहा है किसी और एक्ट का कि भाई ये कोग्निजेबल है या नॉन कोग्निजेबल है। तो अगर कोग्निजेबल है तो विदाउट वारंट आप अरेस्ट करोगे, और अगर नॉन कोग्निजेबल है तो आप विद वारंट आपको उसको अरेस्ट करना पड़ेगा। वारंट कहाँ से मिलेगा मैडम? वारंट कहाँ से मिलेगा? वारंट कोर्ट इशू करती है ना। ठीक है, कौन सा कोर्ट? एसडीएम साहब? नहीं, ठीक है, जुडिशियल जो कोर्ट में बैठते हैं। ये आपको होपफुली सबको समझ आ गया होगा कॉग्निजेबल, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में भी ये कवर करा था। अब आ जाओ कंप्लेंट। पढ़ो मत सर, कोई मत पढ़ो, अभी पहले आपके माइंड तो चेक कर लूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी सर, पहले आप बताओ कंप्लेंट मतलब क्या है? कंप्लेंट आप शिकायत कर सकते हो, जिस चीज़ आपको दिक्कत है उससे। गलत सारा। मैंने एक चीज़ बताई थी परसों बताई थी कि आप लेमैन लैंग्वेज में बात ना करिए करेगा, क्योंकि आप एक लॉयर, टेक्निकलिटीज़ के साथ आपको डील करनी होती है। तो आप में एक लेमैन में यही फ़र्क होता है कि आप किस तरीके से उस चीज़ को डील
कर रहे हो। किसी के एलिगेशन लगाना, गलत। वो आपने थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ ली, मुझे आज समझ गया सर। एलिगेशन ही तो हो गया। नहीं, एलिगेशन। अच्छा, मैं थाने गया, मैंने थाने जाके कंप्लेंट दी, थाने जाके मैंने एलिगेशन लगा दिए, तो मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ? कर रहा हूँ? बोलो ना, हाँ ना। कर रहा हूँ ना? आपके हिसाब से तो ये है ना सर, एलिगेशन लगा रहा हूँ मैं, इसने मेरे को मारा है तो कंप्लेंट कर रहा हूँ ना। गलत है सर। हाँ जी मैडम। देखो, अब मैं थोड़ा आपका माइंड खोलने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये आप पढ़ रहे हो BNSS, तो लेमैन लैंग्वेज में मत पढ़ो, इसकी टेक्निकलिटीज है। कंप्लेनेंट की क्या होता है? कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को आप देते हो जो रिटर्न में दी जाएगी, सर, उसको कंप्लेंट बोला जाता है एज पर BNSS CRPC। हम कंप्लेंट बोल सकते हैं। हाँ, तो अब ओरली इसमें आया मैडम। जिसमें मतलब वो ओरली उन लोगों के लिए ना जो मतलब लिखना नहीं जानते। जो गूंगे होते हैं उनकी भी ओरली देंगे तो वो भी जाएगी रिटर्न में। नहीं, गूंगे की ओरली कैसे दे दोगे सर आप? गूंगा बोल मतलब देगा तो नहीं, देखो, इसमें आपको एक डिस्क्रिशनरी पावर, अनपढ़ है वो भाई साहब, आप रिटर्न में कैसे ले लोगे अनपढ़ से? वो तो ओरली देगा ना। लेकिन बोला हो जाएगा किसको? उसकी कंप्लेंट को क्या? नहीं, वर्बली तो ओरली तो दे रहा है ना सर वो। रिटर्न में तो कोई ना कोई लिखेगा ही, क्योंकि कोर्ट में आएगा तो रिटर्न में तो लिखेगा ही। लेकिन रिटर्न में और ओरली उन पर्सन्स के लिए हम कह सकते हैं जो अनपढ़ है, ठीक है, उन लोगों के लिए कह सकते हैं। मान लीजिए जिसे हिंदी लिखनी ना आती हो, इंग्लिश लिखनी ना आती हो, अब वो दिल्ली में है, ठीक है। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग। कोई भी एलिगेशन बोलते हैं हम अपराध को, कोई भी आरोप को, अपराध तो ऑफेंस हो गया, कोई भी आरोप जो हम, अब मैंने एक चीज बोली थी कि भाई मैं कुछ डेफिनेशन से पर्सनली खुश नहीं हूँ, क्योंकि एज अ लॉ स्टूडेंट भी अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मैं कितना भी ऊंचाई पे चला जाऊँ तो मैं एक स्टूडेंट ही, लीगल फील्ड में तो हम स्टूडेंट ही रहेंगे। इसमें देखो क्या है, हाई कोर्ट मीन्स इन रिलेशन टू एनी स्टेट, किसी स्टेट के रिलेशन में, द हाई कोर्ट फॉर दैट स्टेट। हाई कोर्ट मतलब क्या है? किसी स्टेट के बारे में अगर हम बात करें पर्टिकुलर, जैसे आपका हरियाणा हो गया, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, तो उसका हाई कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट होगा, उसका हाई कोर्ट होगा। ये क्या डेफिनेशन है? हाई कोर्ट मीन्स इन रिलेशन टू एनी स्टेट, द हाई कोर्ट फॉर दैट स्टेट। चलो भाई, ये तो मैं पर्सनली खुश नहीं था, मतलब क्या सेंस यार, मतलब कुछ तो हो, बट अगला सच्ची सेंस बनते हैं। इन रिलेट्स टू अ यूनियन टेरिटरी। अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी, स्टेट और यूनियन टेरिटरी तो आप लोगों को पता ही होगा, कुछ बताने की इसमें जरूरत ही नहीं, ठीक है। अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी के रिलेशन में, टू विच द जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट फॉर अ स्टेट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय लॉ दैट हाई कोर्ट। देखो भाई, सिंपल सी बात है, कोई यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, उसके साथ स्टेट लगा हुआ है, तो उस हाई कोर्ट का जितना जुरिडिक्शन, कब्जा, एक तरीके से हम वर्ड यूज करें तो जितना उस स्टेट पे आ रहा है उतना ही पूरा वो यूनियन टेरिटरी पे चला जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? क्या है? हाई कोर्ट कौन सा? पंजाब एंड हरियाणा। वर्ड सुना है कभी? चंडीगढ़, वर्ड सुना है आपने कभी? ठीक है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, तो जो हरियाणा का हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ पे भी
आता है पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये कह रहा है इन रिलेशन टू यूनियन टेरिटरी, अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो विच द जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट फॉर दैट स्टेट हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय लॉ, जितना जुरिडिक्शन उसका फैलता चला जाएगा उतना हुआ, यानी कि यूनियन टेरिटरी और हाई मतलब एक स्टेट का भी हाई कोर्ट एक हो सकता है। चंडीगढ़ हरियाणा का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, चंडीगढ़ एंड हरियाणा का। ठीक है, इन रिलेशन टू एनी अदर यूनियन टेरिटरी, अगर मान लो कोई यूनियन टेरिटरी है उसका आपको हाई कोर्ट देखना है ठीक है, चंडीगढ़ को भूल जाओ, कोई और यूनियन टेरिटरी पकड़ लो, उसका हाई कोर्ट देखना है, तो उसका जो हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट होगा उस स्टेट के लिए, उस स्टेट के लिए जो हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट होगा वो हाई कोर्ट कहा जाएगा। थर्ड क्लोज में अगर देखते हैं, इन रिलेशन टू एनी अदर यूनियन टेरिटरी द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील फॉर दैट टेरिटरी, जहां पर हाईएस्ट अपील आप डाल सकते हो क्रिमिनल की, कि सिविल की बात नहीं कर रहा है, क्रिमिनल की, तो जहां पर आप क्रिमिनल की हाईएस्ट अपील डाल सकते हैं उस टेरिटरी के अंदर, तो जहां हाईएस्ट में जा रहा है ना वो हाई कोर्ट होगा। लेकिन हाईएस्ट में तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, लेकिन उस पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा है, यूनियन टेरिटरी के बाहर जाने की नहीं कर रहा। यूनियन टेरिटरी के बाहर जाते ही तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आ जाएगा, तो वहां की बात नहीं कर रहा, उस यूनियन टेरिटरी का हाईएस्ट जो क्रिमिनल कोर्ट होगा अपील वाला, ठीक है, जहां पर आप अपील लगाओगे तो वो हाई कोर्ट उसको कहा जा सकता है। ठीक है, ये आपको आगे समझ। अब क्या डेफिनेशन में अगर मान लो 1% AIB के एग्जाम में अगर ऑप्शन आ जाए तो आपको पता है यार, ये हमने तो डेफिनेशन क्लोज में पढ़ा था, एक बार जाके चेक कर लेते हैं, तो आप वहां से मैच कर लोगे, आप सीधा टिक लगा दोगे बिना किसी टेंशन के। अब आ जाओ इंक्वायरी। इंक्वायरी मतलब क्या, सिंपल सी बात है, इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल, ट्रायल के अलावा इंक्वायरी कोई भी। ठीक है, ट्रायल को छोड़ के कुछ भी चीज हो रही है, ठीक है, उसको इंक्वायरी कंडक्टेड अंडर दिस संहिता बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट, जो मजिस्ट्रेट द्वारा और कोर्ट द्वारा बताई गई है। ठीक है, इंक्वायरी किसी भी चीज की बारे में हम जब पता लगाते हैं, बट वो ध्यान रखना ट्रायल का पार्ट ना हो, ट्रायल आते ही तो ट्रायल आ जाएगा, ये इंक्वायरी वर्ड हट जाएगा। ठीक है, इंक्वायरी मतलब क्या है, इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी, हर वो इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल, ट्रायल को छोड़ के जो कंडक्ट करी जाती है अंडर इस संहिता, इस एक्ट के अंदर, किसके द्वारा, बाया मजिस्ट्रेट और बाया कोर्ट। आगे सर समझ। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन क्या है, इंक्लूड ऑल प्रोसीडिंग, सारी वो प्रोसीडिंग इस संहिता के अंदर, किस चीज के लिए, फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस। आपने बताया ये वाला ऑप्शन, और ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, मजिस्ट्रेट साहब को इन्वेस्टिगेशन करने की पावर नहीं हो सकती, इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर देने की पावर हो सकती है। ठीक है, खुद इन्वेस्टिगेशन करने की पावर नहीं होती। अपने अंडर में कोई ना कोई पर्सन बिठा के इन्वेस्टिगेशन वो करवा सकते हैं, लेकिन खुद इन्वेस्टिगेशन, ध्यान रखना ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और ये भी आ सकता है कि इन्वेस्टिगेशन क्या सिर्फ पुलिस द्वारा हो सकती है। अब यहां पर ना मजिस्ट्रेट साहब हटा के, ठीक है, पुलिस भी हटा के, अब यहां आ जाएगा इन्वेस्टिगेशन कैन बी डन बाय पुलिस, और यहाँ पर्सनों के नाम दे देंगे या मजिस्ट्रेट लिख देंगे, और यहाँ लिख देंगे एनी अदर, यहाँ क्या लिख देंगे, एनी अदर पर्सन। अब आपके दिमाग में क्या आएगा, 100% आपके दिमाग में आएगा यार अदर पर्सन थोड़ी इन्वेस्टिगेशन, इसके लिए तो यार पावर चाहिए, पुलिस में ना। अब यहाँ आप देखेंगे मजिस्ट्रेट लिखा हुआ, तो जाहिर सी बात है आपका टिक लगेगा मजिस्ट्रेट में, बट वो गलत है। क्यों, एनी अदर पर्सन कैसे, हु इज ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट, हु इज ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट। तो इसके अंदर सिंपल यही कह रहा है, इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड ऑल दी प्रोसीडिंग, वो सारी प्रोसीडिंग इस संहिता के अंदर, किस चीज के लिए, फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए, जो कंडक्ट करी जाएगी किसके द्वारा, पुलिस द्वारा, और बाय एनी अदर पर्सन
अदर देन अ मजिस्ट्रेट, वर्ड मेंशन है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन करने की पावर ले ली गई है मजिस्ट्रेट साहब से। हु इज ऑथराइज बाय मजिस्ट्रेट, जो मजिस्ट्रेट साहब जिस पर्सन को ऑथराइज कर लेंगे, इसलिए ये भी ऑप्शन कि भाई क्या इन्वेस्टिगेशन सिर्फ पुलिस कर सकती है, इसका आप ध्यान आपको रखना पड़ेगा इन दिस बिहाफ। हाँ, एक चीज हो रहा है, अब नहीं ऐड हुई है, पहले नहीं था, अब नहीं था, इसका जो एक्सप्लेनेशन क्लोज है वो देखिए। वेयर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ स्पेशल एक्ट, कोई स्पेशल एक्ट अगर है, उसका कोई प्रोविजन इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता, यानी कि ये जो संहिता हम पढ़ रहे हैं, ये जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं, इससे मेल वो स्पेशल एक्ट नहीं खाता है, मतलब आपसी में दोनों एक दूसरे की बात को काट रहे हैं, मेल नहीं खा रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, द प्रोविजन ऑफ स्पेशल एक्ट शैल बी प्रिवेल, यानी कि स्पेशल एक्ट की बात को माना जाएगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले हम सीआरपीसी की बात को मानते थे, लेकिन अभी आ गया कि भैया अगर दो एक्ट की बात कट कर रही है एक दूसरे को, तो ऐसे में किसकी बात को माना जाएगा, जो स्पेशल एक्ट है, इस एक्ट की बात को नहीं माना जाएगा। ये एक्ट खुद कह रहा है अपने आप से। अब आ जाओ एम क्लोज में, 2M में, जो बात करता है जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। लीगली वर्ड मेंशन है, ध्यान रखना, इलीगल या साइलेंट नहीं है इस पे एक्ट। एक्ट खुद कह रहा भाई लीगली एविडेंस अगर लिए जाएंगे, ठीक है, ऑन ओथ, ठीक है, तो उससे रिलेटेड कोई भी प्रोसीडिंग होती हैं उनको जुडिशियल प्रोसीडिंग कहा जाएगा। तो अगर आपको इन जुडिशियल प्रोसीडिंग वर्ड आप सुनोगे तो आपको पता होना चाहिए कि जुडिशियल प्रोसीडिंग मतलब क्या है। लीगली ऑन ओथ जो एविडेंस हम लेते हैं, ठीक है, लीगली ऑन ओथ जो एविडेंस लेते हैं, ठीक है, वो जो प्रोसीजर पूरा चल रहा है, ठीक है, उसको हम जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर लेंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर पढ़ देता हूं। जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। लोकल जुरिडिक्शन से आ जाओ। देखो भाई, लोकल जुरिडिक्शन में आपको फटाफट से बता देता हूं। ये एरिया है, इस एरिया को मान लो सीपी, सीपी बोले तो कनॉट प्लेस, ठीक है, ये एरिया कनॉट प्लेस का है। यहां पर एक हमने मजिस्ट्रेट साहब बिठा दिए, हमने ये बोला, इधर देखो, हमने ये बोला कि अगर इस पूरे एरिया में कहीं पे भी कोई भी ऑफेंस होगा तो वो किसके अंडर में आएगा, किसका लोकल जुरिडिक्शन आएगा, वो इन वाले मजिस्ट्रेट साहब का। ठीक है, अगर इसमें कहीं भी वो होगा ऑफेंस, वो तो इनका लोकल जुरिडिक्शन किस एरिया को बोलेंगे हम, कनॉट प्लेस को। तो लोकल जुरिडिक्शन यही है। ठीक है, अब देखो, जैसे हम कोर्ट में होते हैं, हमें कोई बेल लगानी होती है या कोई मान लो अपराध होता है, तो हमें पता करना होता है यार ये वाला किस पे गया है केस। तो हम सबसे पहले क्या पता करते हैं, यार ये वाला थाना किसके अंडर में आ रहा है, किस मजिस्ट्रेट के अंडर में आ रहा है, लोकल जुरिडिक्शन किसका। तो जिस मजिस्ट्रेट के अंडर में जो एरिया आ रहा है वो उसका लोकल जुरिडिक्शन होगा, उसको लोकल जुरिडिक्शन हम बोलेंगे। या मजिस्ट्रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, सेशन जज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, बात वही